बयाना का कब्रिस्तान किसकी मिलीभगत से बिका? वक्फ के लुटेरों के मामले में वक्फ बोर्ड खामोश क्यों? क्या वक्फ बोर्ड संपूर्ण मामले की एसीबी से या अपनी इंटरनल जांच करवाएगा या नहीं? वक्फ कमेटी की जो जुतम पेजार है उसमें एक दूसरे पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप कहां तक सही हैं? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है और आप थार न्यूज चैनल पे जो वक्फ जायदाद सीरीज लगातार देख भी रहे हैं, तो उसी मुद्दे का ये एपिसोड है बयाना कब्रिस्तान से मुतालिक कि कब्रिस्तान का एक बड़ा हिस्सा क्यों बिक गया, किसने बेचा है, किसकी मिलीभगत है, और वक्फ कमेटी और वक्फ बोर्ड के लोग हैं, क्या वो मिले हुए हैं इसमें या नहीं मिले हुए हैं? वहाँ क्या एसीबी की जांच होगी या नहीं होगी? क्या वक्फ बोर्ड वहाँ इंटरनल अपनी जांच करवाएगा या नहीं करवाएगा? इसी मुद्दे का एपिसोड है जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। हमने पिछले एक एपिसोड में बताया था कि बयाना का जो मीराना कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान के एक हिस्से पर, एक भूखंड पर जिसका बिकान भी हो चुका है, जिसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है, उसके ऊपर निर्माण कार्य अवैध तरीके से चल रहा है और उस पर छत वगैरह सब डल चुकी हैं, यानी पूरा निर्माण हो गया है। तो ये जो कब्रिस्तान है बयाना का, और बयाना के बारे में हमने पिछले एपिसोड में एक बात ये भी बताई थी कि उसमें राजस्थान में सबसे ज़्यादा कब्रिस्तान का इलाका है, क्योंकि जब दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के अंदर जो फौजें आती थी तो बयाना होकर के ही राजस्थान और गुजरात के इलाके में जाती थी, तो यहाँ पड़ाव डलता था। तो काफ़ी वक्फ जायदाद है यहाँ पर और बड़े पैमाने पे खुर्द-बुर्द हुई हैं। हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि बयाना एक ऐसी जगह है राजस्थान में, वहाँ बड़े पैमाने पे वक्फ जायदाद खुर्द-बुर्द हुई हैं। उसमें स्थानीय वक्फ कमेटी के पदाधिकारियों का और वक्फ बोर्ड के लोगों का आज से नहीं बरसों से खेल चल रहा है। तो ये जो कब्रिस्तान है, इसकी जो जमीन है ये 29 बीघा 11 बिस्वा बताई जाती है और 217 नंबर इसका खसरा नंबर है। और इस जमीन के ऊपर इसके करीब 4 बीघा हिस्से पर, इसी कब्रिस्तान के करीब 4 बीघा हिस्से पर बयाना नगर पालिका ने बताया जा रहा है कि 1972 में यहाँ 20-22 पट्टे काट दिए थे, यानी नगर पालिका ने इसको पट्टे जारी कर दिए थे। ये बात है 1972 की। और उन्हीं पट्टों में से एक भूखंड, और उस भूखंड पे जो निर्माण कार्य जो चल रहा है और छत वक्त डल गई है, उसके बारे में जो 8 जून 2023 को जो दीपक सिंह नामक जो व्यक्ति है जिसका ये भूखंड बताया जा रहा है, जो अपने आप को मालिक बताता है, जिसने बताया जा रहा है कि फला फला को बेच दिया, तो 8/6/2023 को जो बयाना की वक्फ कमेटी है उसमें सलीम कुरैशी हैं, बताया जा रहा है कि वो नायब सदर है वहां। सलीम कुरैशी ने 6 महीने के लिए इनको एक किराए की रसीद दी दीपक सिंह को। 8 जून 2023 को 3400 रुपए प्रति माह के हिसाब से 6 महीने का 20,400 रुपए की किराए की रसीद दी। और फिर इसके बाद में, यानी ये काम है जून 2023 का, फिर 5 अक्टूबर 2023 को इन्हीं दीपक सिंह के लिए गैर व्यवसायिक निर्माण के लिए राजस्थान वक्फ बोर्ड ने एनओसी दी। जून के अंदर उनकी किराए की स्लिप कटी 20,400 की, और अक्टूबर के अंदर यानी 3-4 महीने बाद वक्फ बोर्ड ने एनओसी दी गैर व्यवसायिक कार्य के निर्माण के लिए। अब होता क्या है कि इससे यह साबित होता है कि ये दीपक सिंह और ये भूखंड है ये वक्फ बोर्ड का है और वक्फ बोर्ड का उनकी किराएदारी है, इतना किराया जमा है, एनओसी दी हुई है। अब इन दीपक सिंह ने, ये बात है 2023 की, 11 जून 2025 को, यानी करीब 2 साल बाद, दीपक सिंह ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खां बुधवाली, वहाँ के जो सलीम कुरैशी हैं वक्फ कमेटी के नायब सदर, और फिरोज खान, लियाकत अली
और असलम, गबरू, चांद खां आदि के खिलाफ जून 2025 में दीपक सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाई। किस बात की? इस बात की कि ये जो किराए पेटे जो रसीद है, जो किरायानामा है, जो एनओसी है, जो भी है, ये कूट रचित डॉक्यूमेंट है और हम इस जमीन के मालिक हैं। हमने कोई किराया जमा नहीं करवाया है और हमने कोई किरायानामा नहीं बनवाया है और हमने कोई एनओसी जारी नहीं करवाई है। यानी सब काम वक्फ कमेटी और वक्फ बोर्ड के लोगों के फर्जी हैं। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है। ये जो प्लॉट है, ये भूखंड है, ये कोई कब्रिस्तान का नहीं है, ये हमारे पिताजी का है और उनके मृत्यु के बाद में हमारे पास है। यानी पूरी तरह वक्फ बोर्ड को कटघरे में खड़ा कर दिया करीब 2 साल बाद। अब इसमें निर्माण कार्य शुरू हो गया। अब जो कहानी यहीं खत्म नहीं होती कि दीपक सिंह हैं, इन्होंने 2 साल बाद कैसे जगे, 2 साल बाद एफआईआर दर्ज क्यों करवाई, और जो वक्फ बोर्ड ने जो अपना जो किराया लिया है, वक्फ कमेटी ने जो किराया लिया है 20,400 रुपये जून 23 में, और अक्टूबर 23 में जो वक्फ बोर्ड ने एनओसी जारी की है, तो वो क्या दीपक सिंह की मर्जी से की है या नहीं की है? वक्फ बोर्ड के लोग ये कह रहे हैं कि वो दीपक सिंह की मर्जी से की गई है, उन्होंने किराया दिया है, फिर कोई विवाद हो गया था, जो भी है कभी और उस पर बात करेंगे क्योंकि लंबा एपिसोड ये हो जाएगा। अब इस भूखंड के ऊपर जो निर्माण कार्य हो गया, जैसा कि हमने बताया पहले कि 4 बीघा के करीब ये जमीन है, जिसके ऊपर 20-22 पट्टे 1972 में नगर पालिका बयाना ने काटे हैं। इसमें कुछ बिक गए हैं, कुछ निर्माण भी हो गया। और विचित्र बात यह है कि अभी जो उम्मीद पोर्टल पे जो वक्फ रजिस्ट्रेशन है भारत सरकार का, उसके ऊपर बताया जा रहा है कि इस जमीन का बाकायदा इसकी एंट्री हो गई है, इंद्राज हो गया है। और अब इसके अंदर निचली कोर्ट से लेके बयाना भरतपुर में ये वक्फ कमेटी है, इस मामले का पहले ही मुकदमा हार चुकी है। यानी जो मामला है वो इन अतिक्रमियों के फेवर में चला गया है। ये बहुत पहले की बात है। 2021 में बताया जा रहा है कि जब मुकदमे हारने के बाद वक्फ बोर्ड ने यह कहा कि अब वक्फ कमेटी इन मामलों को नहीं देखेगी, वक्फ बोर्ड डायरेक्ट देखेगा, वक्फ बोर्ड कोर्ट में जाएगा। आगे पूरी कहानी ये होती है कि वक्फ बोर्ड कोर्ट में जाने, यानी हाई कोर्ट जाने और कहीं जाने में पूरी तरह से वक्फ बोर्ड की तरफ से लापरवाही बरती गई है। बिके हुए पहले के हैं 1972 के, और तब से लेके आज तक जितने भी चेयरमैन रहे हैं, सीओ रहे हैं, वक्फ कमेटी के पदाधिकारी रहे हैं, क्योंकि मामला हो गया 50-52 साल पुराना। अब इसके अंदर जो इतना बड़ा जो घोटाला हुआ है, ऐसे ही तो नगर पालिका ने पट्टे जारी नहीं कर दिए, स्थानीय वक्फ कमेटी के जो लोग हैं वो मिले हुए थे, ऐसे ही वक्फ बोर्ड ने कोई एनओसी जारी नहीं कर दी, और ऐसे ही वक्फ बोर्ड के कहने पे पहले एक बार अतिक्रमण होता हुआ रुका भी है इसके अंदर, तो प्रशासन ने ऐसे ही तो कोई अतिक्रमण रोक नहीं दिया। जब तहसीलदार, एसडीएम वगैरह, पटवारी वगैरह पहुंचे थे तो कुछ तो था कि जमीन तो वक्फ की है, और ऐसे ही कोई एनओसी जारी नहीं हुई और ऐसे ही कोई किरायानामा और किराए की रसीद नहीं कटी। अब क्या है कि जो वक्फ कमेटी के लोग हैं, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, नायब सदर और चेयरमैन वक्फ बोर्ड, इनके खिलाफ जब मुकदमा दर्ज होने के बाद ये सब आपस में वक्फ कमेटी के लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि फला ने ये कर दिया, फला उससे मिला हुआ है, फला उससे मिला हुआ है। यानी पूरी कहानी है, वो कहानी ये बताती है कि इस पूरी कहानी में प्रकरण तो बहुत पुराना है, 50 साल पुराना, लेकिन मौजूदा इस दौर में 5-4 साल के अंदर इस कहानी में दाल है, उसमें काला नहीं है। वो पूरी दाल ही एक तरह की बयाना कब्रिस्तान की इस जमीन को लेकर के काली बना दी गई है। किसके कितने हाथ रंगे हुए हैं, कौन कितना दोषी है, किसने किससे क्या लिया है, क्या दिया है, ये सब जांच का विषय है। अब जो निर्माण कार्य हो रहा है, तो वक्फ बोर्ड को यह करना चाहिए था कि वक्फ बोर्ड को हाई कोर्ट जाना चाहिए था तुरंत प्रभाव से स्टे लेने के लिए। स्टे मिलता तो अच्छी बात थी, नहीं मिलता तो खारिज हो जाती एप्लीकेशन। लेकिन जो निचली कोर्ट का, ट्रिब्यूनल का बताया जा रहा है कि उसके अंदर अभी जो डेट है इसी मामले की, जो अर्ली हियरिंग के लिए लगाया वक्फ बोर्ड ने, और वो 27 फरवरी बताई जा रही है। सवाल ये है कि इतना बड़ा निर्माण कार्य हो गया, छत डल गई, वक्फ बोर्ड तुरंत प्रभाव से हाई कोर्ट क्यों नहीं पहुंचा?
और जो वक्फ बोर्ड में सीईओ भी हैं, जो वरिष्ठ आरएएस अधिकारी हैं, उन्होंने भी एक दो बार पत्र लिख दिया, वो आज तक मौके पे नहीं पहुंचे हैं। एक आरएएस अधिकारी हैं, मोटी तनख्वाह लेते हैं, फैसिलिटी लेते हैं वक्फ बोर्ड से, वो स्थानीय जो तहसीलदार, एसडीएम, इनको लेकर के, थानेदार, डिप्टी को लेकर मौके पे क्यों नहीं गए? अब इसमें एक और चीज है कि वक्फ बोर्ड के अंदर चेयरमैन समेत जो 9 मेंबर होते हैं, एक सीईओ होता है जो अलग है। सबकी इन लोगों की लायबिलिटी है वक्फ जायदाद की हिफाजत करना, उनको डेवलप करना, उनकी निगरानी रखना। जब वक्फ बोर्ड चेयरमैन मान लीजिए कुछ नहीं कर रहा है या चेयरमैन कहीं घालमेल कर रखी है, तो बाकी मेंबरों की भी जिम्मेदारी बनती है वो बोर्ड की आपातकालीन मीटिंग बुलाएं। बाकी मेंबर भी एक तरह के खामोश हैं, बोलते हैं लेकिन इतना नहीं बोलते हैं जितना बोलना चाहिए। और अगर मेंबर भी कोई मिला हुआ है तो चेयरमैन को यह काम करना चाहिए था कि फला मेंबर की वजह से अटका हुआ है, फला मेंबर इन अतिक्रमियों को, इन जो वक्फ कमेटी के जो लोग हैं जो घालमेल कर रखी है, उनको प्रोटेक्शन दे रहा है फला फला मेंबर, इसलिए चेयरमैन को एक्शन लेना चाहिए था। चेयरमैन भी एक तरह के खामोश हैं। अब अगर चेयरमैन मेंबर सारे ही अगर मान लो गड़बड़ कर रहे हैं, तो फिर सीईओ की जिम्मेदारी बनती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अबू सुफियान, उनकी जिम्मेदारी बनती है वो जाएं मौके पर और वो जाकर के सारा देखें, करें और पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करें और कम्युनिटी को भी बताएं, सार्वजनिक भी करें कि इसमें चेयरमैन हैं, मेंबर हैं, स्थानीय कमेटी के लोग हैं, ये दोषी हैं। महाराज, आपको इतनी मोटी तनख्वाह मिल रही है वक्फ बोर्ड से, किस लिए मिल रही है? आपके अधिकार क्षेत्र का काम है, लेकिन सीईओ भी इस मामले में पत्र वत्र लिख करके उन्होंने इतिश्री कर रखी है। अब इसकी हो क्या? प्रकरण बड़ा गंभीर है कि बयाना के अंदर इतनी बड़ी जमीन, जो मेन जमीन है वक्फ बोर्ड की, वक्फ का कब्रिस्तान है, वो खुर्द-बुर्द हो गया, बिक गया, रजिस्ट्रियां हो गई, निर्माण कार्य शुरू हो गया, लेकिन बोल कोई क्यों नहीं रहा है? बोल इसलिए नहीं रहे हैं कि गड़बड़ तो है, कितनी है वो अलग बात है। अब इसके अंदर किया क्या जाए? किया ये जाए, या तो वक्फ बोर्ड है ये कह रहा है कि भाई हमारा कोई दोष नहीं है, हमने ये किया वो किया, निचले कोर्ट में लड़े, ट्रिब्यूनल में लड़े, हम हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वक्फ बोर्ड अपनी बातें कह रहा है। स्थानीय कमेटी के लोग हैं वो भी कह रहे हैं साहब हमने इसको बचाने के अंदर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और हम तो पता नहीं कहां कहां ख्वार हो गए इसको बचाने के लिए। जब सभी आप दूध के धुले हुए हो तो सब मिलकर के एसीबी से इस पूरे प्रकरण की जांच क्यों नहीं करवा लेते हो कि बयाना के अंदर ये जो हुआ है, इस कब्रिस्तान का बिकान, सौदा, अतिक्रमण, निर्माण जो हुआ है, इसकी एसीबी से सारे लोग मिलकर जांच क्यों नहीं करवा लेते हो, ताकि मालूम पड़ जाएगा कि वक्फ बोर्ड के लोग दोषी हैं या वक्फ कमेटी के लोग दोषी हैं या सारे दोषी हैं या सारे निर्दोष हैं। और अगर एसीबी से आप जांच नहीं करवाना चाह रहे हो तो कम से कम वक्फ बोर्ड को अपने 3 लोगों की एक कमेटी बना करके उसकी इंटरनल जांच इस मामले में करवा सकता है वक्फ बोर्ड। एक ऑटोनोमस बॉडी है वक्फ बोर्ड ऐसा क्यों नहीं करवाता है? तो ये सारे गंभीर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि वक्फ बोर्ड इस मामले में वो एक्शन नहीं लेना चाह रहा जो लेना चाहिए। अब ये सारा काम क्या हुआ है कि वक्फ एक्ट 1995 में चल रहा था, संशोधित एक्ट 2013 चल रहा था, इसके दौरान ये सारे काम हुए हैं। जो 2025 का एक्ट है जिसका पूरे देश में विरोध हुआ है, हम भी कह रहे हैं कि वो एक्ट गलत है और हमने भी कई एपिसोड उस पर बनाए हैं। जब नया एक्ट है उससे नहीं, पुराने एक्ट से खुर्द-बुर्द हुआ है। तो जो नए एक्ट के विरोध में जो लोग हैं, मिल्लत के रहनुमा हैं, तंजीमें हैं, इदारे हैं, वो लोग बयाना के मामले में क्यों नहीं बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी वक्फ जायदाद कब्रिस्तान है, वो खुर्द-बुर्द हो गया बयाना के अंदर। मिल्लत के उन जिम्मेदारों को, रहनुमाओं को, उनको बोलना चाहिए, वक्फ बोर्ड को भी बोलना चाहिए। और वक्फ बोर्ड सीईओ को फिर कह रहे हैं कि उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस मामले में उनको एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। वो आरएएस अधिकारी हैं, वो सब समझते हैं, सीनियर आरएएस अधिकारी हैं कि बयाना के इस कब्रिस्तान के मामले में क्या कहानी है और कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, ये आरोप लग रहे हैं, ये कहां तक सही है। सारे प्रकरण की इसमें जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आज के हमारे एपिसोड में आपको कैसा लगा, अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में आप व्यक्त कीजिए ताकि इस संदर्भ का हम कोई और एपिसोड बनाएं तो उसके अंदर आपकी राय को शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।